उसके बाद हमारे पास मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टायर। ये तीन फिलोसोफर्स हैं जी, ठीक है जी, वोल्टायर और मॉन्टेस्क्यू और जीन जैक्स रोजे। तो जी ये हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन था। अब देखें ये हम ना, मैं आज थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट आपका, जो आप लोगों को अगर कोई मसाइल आ रहे हैं तो उस मसाइल के हल के लिए देखें, हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बातें पढ़ी हैं, उसको मैं समराइज करता हूँ। मैं उसको समराइज इस तरीके से करूंगा कि हमने पहले का इंसान कैसे दुनिया में आया, पैलियोलिथिक एज आई, फिर उसके बाद मेसोलिथिक एज आई, उसके बाद कैल्कोलिथिक एज आई, उसके बाद नियोलिथिक एज आई, नियोलिथिक के बाद जो है नियोलिथिक एज आई, फिर कैल्कोलिथिक एज आई, फिर ब्रॉन्ज एज आई, फिर आयरन एज आई। ठीक है जी, इन एजेस में डिफरेंट सिविलाइजेशन आई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आई, सुमेरियन सिविलाइजेशन आई, इजिप्शियन सिविलाइजेशन आई, रोमन सिविलाइजेशन आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, एज़टेक सिविलाइजेशन आई, मायन सिविलाइजेशन आई और इनकेन सिविलाइजेशन आई। इन सिविलाइजेशंस के अंदर कुछ एम्पायर्स बनी। पर्शियन एम्पायर्स में हमारे पास थी असीरियन एम्पायर, बेबीलोनियन एम्पायर, उसके बाद जो है नियो बेबीलोनियन एम्पायर में नेबुकडनेजर आ गया था, फिर असीरियन अरकमेड एम्पायर आ गई थी, अरकनेड एम्पायर के बाद फिर ससानीद एम्पायर आ गई थी, ससानीद एम्पायर के बाद सफावीद एम्पायर आ गई थी, सफावीद एम्पायर के बाद हमारे पास सेलूसिड एम्पायर आ गई थी, सेलूसिड एम्पायर के बाद जो है ना हमारे पास जो है ना वो ये पहलवी आ गए थे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने कुछ पर्शियन के ऊपर किंगडम देखे, फिर हमने इजिप्शियन में देखा, ओल्ड इजिप्शियन किंगडम था, उसके अंदर हमने देखा ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा थे, हमने देखा कि ग्रेट सिफिनिक्स था, हमने देखा कि ये एंशिएंट वंडर ऑफ वर्ल्ड थे। फिर हमने जो है रोमन रिपब्लिक में देखा कि रोमन रिपब्लिक जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, उसकी बहुत सारी वजूहात थी। और यूरोप में क्या चल रहा था, यूरोप में जंगें चल रही थी, यूरोप में जो है वो क्या चल रहा था जी, यूरोप में जो है आपस की मजहब की जंगें चल रही थी, उधर पॉप का कल्चर आ गया था, उधर फ्यूडलिज्म आ गया था। अब मैं दो तीन इधर टर्म्स लिखूंगा और आपको कोशिश करूंगा, फ्यूडलिज्म और फेडरेशन। फ्यूडलिज्म, फेडरेशन और को फेडरेशन, कॉन्फिडरेशन भी कहते हैं इसे। ठीक है जी, अब ये ना थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं यूरोप में, ये बड़े ही हमारे लिए ना, इनको थोड़ा सा मैं हल्की सी दो लाइनों में समझा देता हूँ, आप इनको लिख लीजिएगा अगर आप लिख सकते हो तो। कॉन्सेप्ट क्या है, देखें जी, फ्यूडलिज्म क्या होता है। फ्यूडलिज्म ये होता है कि यूरोप में देखें क्या मामला चल रहे हैं। यूरोप के अंदर जो है फ्रैंकिश किंग जो चार्ली मैग्ने था, उसने होली रोमन एम्पायर बना दिया 800 एडी में। और जो है उससे पहले बैजेंटाइन अंपायर और जो आपकी वेस्टर्न रोमन अंपायर थी, ये दो हिस्से अंपायर्स के बन गए थे। अब उस वेस्टर्न रोमन एम्पायर में हो रहा क्या है, उस वेस्टर्न रोमन एम्पायर में चार्ली मैग्ने जो किंग था, उस जो फ्रैंकिश किंग था, उसने होली रोमन एम्पायर बना दी। ये जो होली रोमन एम्पायर है, इसमें पॉप की अथॉरिटी खुल के सामने आ गई है। अब पॉप और जो मोनार्क हैं, इन दोनों के दरमियान हमें एक कॉन्फ्लिक्ट आता हुआ नजर आया। क्या कॉन्फ्लिक्ट आया कि पॉप जो था, उस पॉप ने अपनी अथॉरिटी को लागू करना शुरू कर दिया। उस अपनी, यानी कहने का मकसद है कोई उसके खिलाफ बात करेगा, कोई बोलेगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और मोनार्क उसी दौरान क्या कर रहे हैं, मोनार्क अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब ये दोनों की अथॉरिटी जो है ना, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक इंटरनल सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके दरमियान। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से फ्यूडलिज्म पैदा होता है। जब कोई जब आपके मुल्क में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती ना, हर कोई चौधरी बन जाता है। जब आपके घर में भी कोई आपके घर का सरबराह नहीं होता ना, फिर क्या होता है, आपका भाई भी आपके ऊपर हुक्मरानी चलाना शुरू कर देगा, आपका कोई चाचा भी आपके ऊपर हुक्मरानी चलाना शुरू कर देगा। जब आपका वालिद आपके ऊपर सही तरीके से कंट्रोल नहीं रखा होगा, वालिद आपको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, तो इवेंचुअली क्या होगा, आपके घर में जो है आपका चाचा बड़ा बन जाएगा, आपकी फूफियां बड़ी बन जाएंगी, आपकी खालाएं बड़ी बन जाएंगी, आपके भाई बड़े बन जाएंगे। तो ये यही है मुल्क में क्या है, जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती तो
जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी पावर है, थोड़े से लोग हैं, थोड़ी सी कोई प्रॉपर्टी है, वो क्या बन जाते हैं, हुक्मरान बन जाते हैं अपने अंदर। इसको कहते हैं फ्यूडलिज्म। इसको क्या कहते हैं, फ्यूडलिज्म। और ये फ्यूडलिज्म क्या कब पैदा होता है, जबकि सेंट्रल पावर नहीं होती। ठीक है जी। अब इसमें फेडरेशन क्या होती है, फेडरेशन ये होती है, फेडरेशन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, लेकिन जो आपकी जो फ्यूडल स्टेट्स होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, वो फ्यूडलिज्म नहीं होता, उसमें स्टेट्स उसके साथ लिंक होती हैं। यानी कहने का मकसद है, हमारे घर का सरबराह तो हमारा वालिद है, लेकिन वो हमारे बहन भाइयों का भी ख्याल रखता है, वो अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखता है, वो अपने ताए चाचों का भी ख्याल रखता है। उसने उसके ताए चाचे को अख्तियार है कि जी वो कोई ना कोई काम कर ले। इसे कहते हैं फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है, सेंटर स्ट्रांग तो होता है, सेंटर की बात भी हर बंदा मानता है, लेकिन इसमें बाकियों को भी थोड़े बहुते अख्तियारात होते हैं। ठीक हो गया। अब को फेडरेशन या कॉन्फिडरेशन, कॉन्फिडरेशन क्या होती है कि जो है ना, बाप तो खड़ा है, सेंटर तो है आपके पास, सेंटर है, लेकिन ताए ने आया, ताए ने आके कहा, ओए मैंने रिश्ता नहीं मंजूर, चलो खत्म हो गया रिश्ता, खत्म। तू वहां तो जड़ मर्जी फैसला कर देगा, वाह तेरी केड़ी हुकूमत है, खत्म। चाय आया, उसने खत्म कर दिया रिश्ता। यानी है तो सही नाम की, फेडरेशन है, सेंटर है, लेकिन कोई उसको चैलेंज भी कर सकता है। यानी जो स्टेट्स हैं उनको उनकी जरूरत से ज्यादा अख्तियार दिए हुए। कॉन्फेडरेशन में जो नीचे वाली स्टेट्स होती हैं उनको उनकी जरूरत से थोड़े से ज्यादा अख्तियार दिए होते हैं। और फ्यूडलिज्म में सेंटर की पावर है ही नहीं, सेंटर को कोई मानता ही नहीं है, बस जो आपके इलाके का चौधरी है बस उसी की बात माननी है, सेंटर को मानो या ना मानो आपकी मर्जी। तीनों चीजें क्लियर हो गई, कोई सवाल इसमें मसाइल पूछो। ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ऐसे समझ होनी चाहिए जैसे मैंने समझाया। अगर इसमें अभी भी समझ नहीं आई, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हाँ समझ आइए। अच्छा चले, मैं रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। ये सबसे पहले तो मैंने कहा कल हमने कुछ मिस्टेक्स की थी, मैंने उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर दिया कि लुई को 1793 में और रॉबस्पियर को 1794 में जो है ये गिलोटिन किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था। इन दोनों की एग्जीक्यूशन मैंने बताई है। और मैंने ये बताया है कि ये लुई 16 था, लुई 16वां लुई था, ये 14वां नहीं था, 16वां। लुई 16, लुई 16 है ये, लुई 14वां वाला नहीं है भाईजान। और ये क्या है जी, रॉबस्पियर, ये 1794 में हुआ है। जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, इसको गिलोटीन जो है वो 1794 में दिया था। और मैंने कहा कि ये 9 नवंबर मैंने डेट आज करेक्ट कराई है, 11 नवंबर कल गलती से लिखवा दी थी। और मैंने कहा स्लोगन तो हमने लिखवाया नहीं था, तो मैंने ये स्लोगन आज लिखवा दिया है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। और मैंने कहा जो 3 क्लासेस थी ना, वो पहली क्लास कलर्जी थी, दूसरी क्लास नोवेल्टी थी, और तीसरी क्लास जो थी वो जनरल पब्लिक थी। ठीक है जी। और जो हमने कहा कि इसमें जो फिलोसफर थे वो जीन जैक्स रोजे थे, और जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एक किताब लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसकी एक थ्योरी भी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है जी। और इसकी एक बात और भी थी कि जो है वो मैन मैन इन चेन, मैन इन बॉर्न फ्री, मैन इज मैन इज बॉर्न फ्री बट इन चेन्स एवरीवेयर। यानी इंसान पैदा तो फ्री हुआ है, इंसान पैदा तो फ्री हुआ है। ठीक है जी। ये इसमें जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बाकी आगे मैंने पढ़ाया है भाईजान फ्यूडलिज्म। हाँ बाकी मैंने जनाब आगे पढ़ाया, ये कुछ कल की गलतियां थी तो ये मैंने दुरुस्त करा दी। बाकी मैंने कहा कि यार 3 कॉन्सेप्ट होते हैं
जो एक होता है फ्यूडलिज्म, एक होता है फेडरेशन और एक होता है कॉन्फिडरेशन। कॉन्फिडरेशन या को फेडरेशन भी कहते हैं इसे। टेक्निकल डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, टेक्निकल डेफिनेशन की जरूरत नहीं है इनकी, इनकी जैसे मैं बता रहा हूं उस डेफिनेशन की जरूरत है। इस डेफिनेशन को लिखना है। ये क्या डेफिनेशन, इन यानी इनको फ्यूडलिज्म को समझना है, ठीक है जी, डेफिनेशन खुद हो जाएगी। फ्यूडलिज्म क्या होता है, फ्यूडलिज्म उस वक्त होता है जब आपकी एक सेंट्रल अथॉरिटी ना हो। यानी जैसे अब मैं मुल्क पाकिस्तान की बात करूं तो मुल्क पाकिस्तान में जो सेंटर है वो अब हमारा क्या है, फेडरलिज्म है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, फेडरल। लेकिन हमने 18वीं तरमीम के जरिए से क्या दी हुई है, थोड़ी सी पावर अपनी शेयर की हुई है। फेडरेशन ने अपनी पावर जो है, सेंटर ने अपनी पावर सूबों को दी हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है जी, लेकिन फिर भी सेंटर स्ट्रांग है। कॉन्फिडरेशन हमने कहा क्या होती है, कॉन्फिडरेशन में जो सेंटर होता है वो होता तो है लेकिन वो बिल्कुल वीक होता है। हमारा सेंटर बिल्कुल वीक होता है। इसकी मैंने मिसाल इस तरीके से दी, फेडरल की मिसाल हमने इस तरीके से दी कि जैसे हमारा वालिद है, ठीक है जी, या आपका कोई बड़ा है, उसका आपके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है। आपके वालिद का आपके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है और आपके बहन भाइयों के ऊपर भी पूरा कंट्रोल है। उसने कहा चल भाई मुर्गा बन जाओ उधर, आप जाकर मुर्गा बन गए। हाँ भाई चल भाई अपने मुंह से चंड मार, आपने मार दी, ठीक है जी। यानी ऐसा कंट्रोल है आपके वालिद का। उसने कहा हाँ भाई ये करो, आप करने पर मजबूर हो। यानी सेंटर इतना स्ट्रांग है, ठीक है जी। फेडरेशन की मिसाल ये है कि फेडरेशन सेंटर ने जो कहा वो आपने माना, ठीक है जी। तो उसके बाद कॉन्फिडरेशन में हमने कहा कि वालिद ने कहा हाँ भाई अपने मुंह से चांड मार, मैं नहीं मारनी। मैं क्यों मारा, मैंने दसो की वजह की है, गल की है, क्यों, मैं नहीं मानता, बस ठीक है मैं जा रहे हैं, मेरी मर्जी। ये है कॉन्फिडरेशन, ठीक है जी। आपका ताया चाचा था, ताया चाचे को आपके वालिद ने कहा हाँ भाई अपनी तेरी धी का रिश्ता इधर कर रहे हैं, ठीक है, नहीं भाई मैनू नहीं मंजूर, मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, मैं जिधर मर्जी शादी करा। तुसी कौन होंदे हो, सेंटर की कोई वैल्यू नहीं। कॉन्फिडरेशन में सेंटर जो है वो जो बहुत ज्यादा वीक है, कॉन्फिडरेशन में सेंटर बहुत ज्यादा वीक है। जो स्टेट्स हैं उनके पास बे इंतहा पावर है, बे इंतहा पावर है, ठीक है जी। और जो फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म हमने ये कहा है कि सेंटर भी कोई है ही नहीं, यानी सेंट्रल फोर्स है ही नहीं। जैसे हमने बताया यूरोप का कल्चर था, यूरोप के कल्चर में क्या था, एक तरफ पॉप था, एक तरफ मोनार्क थे और एक तरफ मर्चेंट थे। तीन लोग थे। और कभी पॉप क्या कह रहा है, चलो भाई होली लैंड को कनकर करना है, चलो भाई आ जाओ सारे, मोनार्क आ जाओ। मोनार्क अब कह रहा है यार अजाब, अगर ना गए तो हमारी आवाम ने कहना है कि देखो मजहब के खिलाफ चले गए। अब इस चवल की तो हमें बात माननी पड़ेगी पॉप की। यानी अब मोनार्क वापस आए, मोनार्क ने कहा है चलो भाई अवाम, हमने तुम्हारी बात मानी थी, हम तुम्हारे जज्बात का ख्याल करते हैं, हम पॉप की बात मानते हैं ना, चलो हमारी खातिर अब लड़ो, चलो चलो लड़ने चलते हैं, चलो अब ये हमारी फ्रांस हमारा दुश्मन है, इसके साथ लड़ो, चलो। मोनार्क मोनार्क की ऐसी पावर है, अब मोनार्क के पीछे लगे हुए, ठीक है जी। मर्चेंट्स ने कहा भाई हमारे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम हमारी बातों को वायलेट करोगे तो तुम्हें हम जिंदा जला देंगे, तुम भूखे मार दोगे तो हम तुम्हें भूखे मार देंगे। तो अब इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या होता है, इस तरह के एनवायरनमेंट में एक जो आपके इलाके का बंदा होता है ना, जैसे आप किसी भी इलाके में रहते हो, आपके इलाके में एक बड़ा होगा, आपके लिए थाने की कोई वैल्यू नहीं होती, आपके लिए जो है कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, आपके लिए रियासत की कोई वैल्यू नहीं होती, आपके लिए आपका आका, आपका खुदा, आपका सब कुछ वो फ्यूडल लॉर्ड होता है। आपके लिए यूरोप में यही कल्चर उस वक्त चल रहा था। जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया ना, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही कुछ तो चल रहा था। एक तरफ कैलर्जी जो थी वो एक्सप्लॉइटेशन करती थी, एक तरफ नोबेलिटी एक्सप्लॉइटेशन करनी थी। नोबेलिटी से मुराद मेरा क्या है, रॉयल फैमिली। समझ आ रही है बात की, रॉयल फैमिली एक तरफ ये उनका इस्तेहसाल कर रही है। यानी ये जो लोग हैं ये जनरल पब्लिक में भी
98% पब्लिक है। 1% ये हैं, 1% ये हैं, ठीक है जी। 1% ये दोनों थे, और ये 10% लैंड जो है एक्वायर करते हैं पूरे फ्रांस की, ये 20% लैंड एक्वायर करते हैं फ्रांस। समझ आ रही है बात की? तो यानी कहने का मकसद है ये सिचुएशन चल रही है, ये फ्यूडलिज्म, समझ आया? यानी कहने का मकसद है फ्यूडलिज्म ये है कि कोई सेंट्रल पावर है ही नहीं, कोई सेंटर है ही नहीं। पॉप की मर्जी आई है, पॉप ने अपनी मर्जी चला दी। उसकी मोनार्क की मर्जी आई है, मोनार्क ने अपनी मर्जी चला दी। और जो आपके इलाके का चौधरी है, वो आपको टोटल का टोटल कंट्रोल किया हुआ है। हाँ भाई, ये मेरी जमीन पे चलो काम करो, चलो मेरे मेरे अख्तियार में चलो। यानी वो आपका फ्यूडल लॉर्ड बना हुआ है, आप उसके मोहताज हो। तो फिर क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? यही तो हुआ था। इलाके के जो लोग थे वो जमा हुए, जमा होकर वो जो फ्यूडल लॉर्ड था उनका, उनके घरों के अंदर गए, उनके घरों के अंदर जाकर जिससे वो शेव करते थे, जिस ब्लेड से, उनकी उसी ब्लेड से गर्दनें उतार कर अपने डॉक्यूमेंट्स उधर से उठा लिए, जो उनको गुलाम बनाती थी, जो उनको जो है ना वो करती थी। उन सब को क्या कर दिया? उन सब से अपने अख्तियारात वापस ले लिए। 17,000 लोगों को ये काम किया, 17,000 लोगों को। तो अब इससे हुआ क्या? असल हमारी बात ये है, इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि आपका जो पूरा का पूरा फ्रांस था। अच्छा, अब ये समझ आ गई फेडरेशन, फ्यूडलिज्म और कॉन्फेडरेशन, ठीक है जी, या कोफेडरेशन, समझ आ गई ना बात की? क्लियर हो गई? ठीक है, यानी समझ आ गई इनकी कि यार ये क्या होता है, फेडरेशन क्या होती है, कोफेडरेशन कब क्या होती है, और हमारा फ्यूडलिज्म क्या होता है। ठीक है जी। फ्यूडल, जैसे हमारे आज भी पाकिस्तान में आपको पता है, आपके फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी। ये अपने इनके मुजारे, इनके बारे में कोई बात कर सकते हैं? कोई बात नहीं कर सकते। ये उनके लिए स्टेट कौन है? उनके लिए स्टेट जहांगीर तरीन है, उनके लिए स्टेट शाह महमूद कुरैशी है, उनके लिए स्टेट जो है उनके सिंध का कोई ना कोई वडेरा है, उनके लिए कोई ना आपका, यानी वो ये चीज है, ये है फ्यूडलिज्म आपके अपने मुल्क में अगर देखें तो। ठीक है जी। और हम आज एक कॉन्फेडरेशन भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और हम अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टॉपिक है इसको भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। अब ये मैं मिटा दूं, ये आप बैकग्राउंड में रखेंगे ना आपने, ठीक है, ये अपने बैकग्राउंड में रखें। ये जो मेरी बातें अभी मैंने कही हैं, इनको अगर कहते हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन ये बातें अभी दिमाग में रखनी है। और जो पिछली बातें हैं, ये बस इतनी सी बात है कि दुनिया में एजीज आई थी डिफरेंट, उसमें डिफरेंट सिविलाइजेशन आई थी। उन सिविलाइजेशन में से हमने 2 सिविलाइजेशन जो है वो उठाई हैं। एक सिविलाइजेशन हमने उठाई थी रोमन एम्पायर वाली, जो बैजेंटाइन एम्पायर में कन्वर्ट हुई थी और वेस्टर्न में। फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ओटोमन एम्पायर, और हमने क्या कहा था कि ओटोमन एम्पायर कैसे आ गए थे? ओटोमन एम्पायर ऐसे आए थे कि पहले इस्लाम आया, 632 में हजूर गए, हजरत अबू बकर सदीक आ गए, हजरत बकर सदीक से फिर जो है ना बनी उमैया आ गए 661 में, 661 में बनी उमैया के बाद फिर अब्बासिया आ गए, अब्बासिया के बाद फिर फातमीद आ गए, फातमीद के बाद फिर जो है वो अयूबी आ गए, अयूबी के बाद फिर ममलूक आ गए, ममलूकों के बाद फिर सल्जूक आ गए, और सल्जूकों के बाद ओटोमन एम्पायर आ गए। अब मुसलमानों का कंट्रोल पूरा का पूरा, उनकी सेंट्रल पावर उस्मान अंपायर है। एक तरफ, इस तरफ वो जो बैजेंटाइन अंपायर वाला हिस्सा था, वो बैजेंटाइन अंपायर वाला हिस्सा ओटोमन अंपायर के कंट्रोल में। और जो अब ये वेस्टर्न यूरोप वाली बात है, वेस्टर्न यूरोप की बात करें अगर, क्योंकि देखें मैं आपको थोड़ा सा, अब एक तरफ थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ जाए बात। देखें, यूरोप में कहूं अगर मेरे पास यूरोप ये है, ठीक है जी, मैंने कहा मेरे पास ये यूरोप है, ये यूरोप का ईस्टर्न पार्ट, ये यूरोप का भाईजान वेस्टर्न पार्ट, और ये सेंट्रल पार्ट, ये ईस्टर्न, ये सेंट्रल, और ये वेस्टर्न। ठीक है जी, क्लियर है ना बात? अब इस ईस्टर्न पार्ट पर कौन चला रहा है? रोमेनिया बल्गारिया तक, कल मैप बनाकर दिखाया था ना, रोमेनिया बल्गारिया और ऑस्ट्रिया तक। ऑस्ट्रिया भी वेसल स्टेट थी जब सलमान दी मैग्निफिसेंट आया ना 1520 से लेकर 1566 तक। सलमान दी मैग्निफिसेंट, सुलेमान दी मैग्निफिसेंट, सुलेमान दी मैग्निफिसेंट जब आया है, तो ऑस्ट्रिया भी वेसल स्टेट थी किसकी?
सॉरी हंगरी, हंगरी भी वैसल स्टेट थी किसकी? ओटोमन एम्पायर की, यानी इनका इनका असर रसूख उधर होता था, ठीक है जी। और बल्गारिया और रोमानिया यानी ईस्टर्न यूरोप, और ये आपका क्रीमिया का रीजन, ये जो मैंने कल आपको बनाकर दिखाया था पूरा का पूरा इधर, ये जो आपका क्रीमिया का रीजन था, ये पूरा का पूरा क्रीमिया का रीजन भी किसके कंट्रोल में था? ओटोमन के कंट्रोल में था। अच्छा, और मैं आपको वेस्टर्न यूरोप के, आपको मैं क्या पढ़ा चुका हूं? वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप की अगर मैं बात करूं, वेस्टर्न यूरोप में मैं आपको यूके पढ़ा चुका हूं, और यूके में मैंने आपको कहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। मैंने यूके में आपको कहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, जो कि हर्जिज ने जो है वो स्पिनिंग जेनी जो बनाई थी, ठीक है जी, स्पिनिंग जेनी जो बनाई थी, वो स्पिनिंग जेनी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद थी। उसके बाद स्टीम इंजन आया, स्टीम इंजन जो है वो वॉट्स ने बनाया, और न्यू कॉमन ने जो है वो स्टार्ट किया था, और जेम्स वॉट्स ने बनाया था। तो वहां से फिर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, यूके जो है वो ग्रो करना शुरू हो गया, यूके ग्रो करना शुरू हो गया। और आपको स्पेनिश, जो आपका आइबेरियन पेनिनसुला है, इस आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो स्पेनिश एम्पायर थी, इसकी की पूरी कॉलोनीज थी कहां पर? लैटिन अमेरिका में। पूरा का पूरा आपका लैटिन अमेरिका किसकी कॉलोनी रहा है? ये जो आपका साउथ अमेरिका है, ये किसकी? स्पेन की कॉलोनी रहा है। और स्पेन जो है 1580 से लेकर 1640 तक यूनिफाइड रहा है, यानी ये स्पेन और पुर्तगाल इकट्ठे रहे हैं। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं 1492 में फॉल ऑफ ग्रीनाडा, 1492 में ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जो मलका जो थी इनकी, कास्टाइल जो डिनासिटी थी, उसकी जो हेड थी मलका, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और जो उसका इजाबेला और फर्डिनांड, जब उन्होंने फॉल ऑफ ग्रीनाडा किया और मुसलमानों को इधर से निकाला है, मैं ये आपको बता चुका हूं। और यूनिफिकेशन भी आपको, कि ये यूनिफाई भी रहे थे। और फिर इन्होंने, और फिर मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि ये जो 1492 में पुर्तगाल का जो एक्सप्लोरर है, 1498 में और 1492 में इटली का जो एक्सप्लोरर है, इटली का जो एक्सप्लोरर है क्रिस्टोफर कोलंबस, और 1498 में पुर्तगाल का जो एक्सप्लोरर है, ये दोनों ने अमेरिका, इसने अमेरिका और इसने इंडिया क्यों डिस्कवर किया, इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर दे चुका हूं आप लोगों को कि क्या वजह थी। उन्हें एक तरफ से ओटोमन एम्पायर ने ईस्टर्न साइड से जकड़ के रखा हुआ था, और यहाँ से पूरा पूरा मेडिटेरेनियन कोस्ट जो है, ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन कोस्ट भी किसके कंट्रोल में था? मेडिटेरेनियन कोस्ट जो है पूरा का पूरा ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। और इस कोस्ट के कंट्रोल में होने की वजह से उन्हें यहां से ट्रेड करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने ट्रेड का रास्ता ये वाला अपनाया। और फिर उन्हें जब अमेरिका मिल गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका उन्हें मिल गया, तो फिर उन्होंने वहां पर अपनी कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी। और वो कॉलोनाइजेशन किन्होंने की? अब एक पैटर्न देखना, वेस्टर्न यूरोप वालों ने, फ्रांस ने की, यूके ने की, और स्पेन ने की। क्यों की? चेक करो, इधर इनके पास कोस्ट लाइन थी, इनके पास कोस्ट लाइन थी, यहां पर क्या था? अटलांटिक ओशन। इनके पास क्या था? अटलांटिक ओशन। और मैं आपको अफ्रीका भी पढ़ा चुका हूं, जो कि अफ्रीका यहां पर है। आपको मैं अफ्रीका पढ़ा चुका हूं। अफ्रीका में सबसे ज्यादा कॉलोनियां किसकी थी? फ्रांस की। दूसरे नंबर पर किसकी थी? यूके की, यानी इन दोनों की। और स्पेन की भी थोड़ी बहुत ही, वेस्टर्न सहारा वाला रीजन थोड़ा सा उसका था। यानी यहां पर अपनी ट्रेड को सिक्योर करने के लिए वो कॉलोनियां भी बना रहे हैं। यानी ये जो वेस्टर्न रीजन है ना आपका, फ्रांस, स्पेन और जो है यूके, और यूके का मैंने आपको कल बताया है कि यूके जो है वो बिल्कुल साइड पर है। वो यूरोप के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, सारे मामला थे, उससे दूर था, इसलिए प्रॉस्पर रहा, इसलिए प्रोग्रेस किया, इसलिए उसने जो है बहुत ज्यादा लैंड को एक्वायर कर लिया। क्लियर है ना बात? यहां तक बात मामला बिल्कुल क्लियर है, सबको क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, ये क्लियर है ना? ये अब हम लेकर चलेंगे बात। अब किसी को इसमें तो मसला नहीं है ना? मुझे बताओ है? हाँ ना, अब तो ये जो फ्रेंच हाँ,
हाँ, उससे पहले वाली मैं अब हर बार तो नहीं बताऊंगा ना। यानी यूरोप की जो डार्क एजेस हैं उसमें हम देख रहे हैं कि 100 ईयर वॉर, उसके बाद 100 ईयर वॉर के बाद वो जो ग्रेको रोमन कल्चर था बैजेंटाइन एम्पायर का, वो इटली के शहर फ्लोरेंस और विनस में आ गया। इटली के शहर फ्लोरेंस और विनस में आया और उन्होंने रेनेसेंस शुरू कर दिया। लियोनार्डो डा विंसी आ गया, उसके बाद जो है पेब्लो पिकासो आ गया, मिचेल एंजेलो आ गया, वैन गोग आ गया, पेंटर्स आ गए, विलियम शेक्सपियर आ गया, गोएटे आ गया, चौसर आ गया, लिटरेचर में काम होना शुरू हो गया, साइंस में काम शुरू हो गया, आइंस्टाइन आ गया, न्यूटन आ गया, हर तरफ तरक्की होना शुरू हो गई। और इस यूके में सबसे ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया। ये जो है अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज जब हुई, इन्होंने कहा हमें और लैंड चाहिए, भाईजान अमेरिका डिस्कवर कर लिया। उसके बाद अफ्रीका को पूरे अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया। यहां तक मैं कह रहा हूं आप लोगों को पता चल गया। मुझे अश्योरेंस का मैसेज करो कि ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखकर चल रहे हो आप लोग। चलो अब मुझे सब थोड़ा सा 2-4 लोग रिप्लाई करो, सिर्फ अजहर नहीं बाकी भी करो ना। अच्छा, हाँ, हम्म 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 जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, आज सेंटर पढ़ना है ना। अब सेंटर में देखो, तुम्हें वजह, आप लोगों को वजह पता चल गई है। आज आपको वजह पता चल गई है कि सेंटर क्यों प्रॉस्पर नहीं हो रहा, सेंटर के अंदर क्यों डेवलपमेंट्स नहीं हो रही। क्योंकि वेस्टर्न वालों के पास कोस्ट लाइन है, वो यहां से जहाज निकालते हैं, यहां पर आ जाते हैं। इसलिए तो सारी की सारी एक्सप्लोरेशन किसने की है? आइबेरियन पेनिनसुला वालों ने, पुर्तगाल और स्पेन ने शुरू किया काम। पुर्तगाली, स्पेनिश और इटालियन, इनके पास कोस्ट लाइनें थी, इनके पास ट्रेड रूट्स थे। जब इनके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इनके पास प्रोडक्शन बढ़ी, इन्होंने कहा यार हमें और मार्केट चाहिए, हमें और रॉ मटेरियल चाहिए, हमें और चीजें चाहिए। उसके लिए इन्होंने नई नई मार्केटें ढूंढी, इंडिया आए, अमेरिका गए, लैंड एक्वायर की, लोगों के ऊपर कब्जा किया, ये सारा काम इन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन सेंट्रल अमेरिका उस टाइम पर क्या कर रहा था? सेंट्रल अमेरिका में जो है आपका एक तरफ तो जो है आपका क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ये रीजन क्या था, इधर दो लोग थे, दो इंपायर थी, एक थी प्रूशियन अंपायर और एक थी ऑस्ट्रियन अंपायर। दो इंपायर हैं। अभी सेंटर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये दो इंपायर लिख लो। एक आपकी प्रूशियन अंपायर है सेंटर में, और एक आपकी ऑस्ट्रियन अंपायर है। ठीक है जी। और इसका जो है, इसके जो किंग को कहते हैं हम काइजर, काइजर। ठीक है जी। और इसका जो है, ये तो इसको किंग ही कहते हैं जी। ठीक है जी, ऑस्ट्रियन किंग ही कहते हैं हम, ये किंग ही है। अब पहले, अब हम भाईजान, अब ये सारी चीजें मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि आप साथ लेकर चल रहे हो। अब हम पहले अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला टॉपिक जो है वो खत्म करते हैं। यानी ये वाला आपके पास मैप क्लियर है कि ओस्मानी उस्मान अंपायर ने इस जगह से उनको जकड़ा हुआ है, और ओस्मान अंपायर अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंची हुई है इस इरा में, और इसके बाद भी उसके पास काफी कंट्रोल रहा है। और जो है वेस्टर्न रीजन ने फिर एकदम एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया ड्यू टू इनलाइटमेंट, रिनाइसेंस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ड्यू टू रिनाइसेंस, इनलाइटमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेस्टर्न यूरोप जो है वो प्रोग्रेस क्विकली, उन्होंने प्रोग्रेस किया। और उन्हें फिर रॉ मटेरियल चाहिए था, उन्हें लैंड चाहिए थी, इसलिए उस वक्त एक्सप्लोरेशन हुई, लैंड को एक्सप्लोर किया गया, अमेरिका डिस्कवर हुआ, आपका अफ्रीका डिस्कवर हुआ, अफ्रीका के थ्रू इंडिया डिस्कवर हुआ, और आपका पूरा का पूरा अफ्रीका कॉलोनाइज हुआ, आपका पूरा का पूरा एशिया कॉलोनाइज हुआ। सारी चीजें आपकी कॉलोनाइजेशन शुरू हो गई जब इस जगह पर तरक्की आई। लेकिन ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन है वो अभी उसको हमने नहीं छेड़ा। हमने सिर्फ और सिर्फ बात ये की है कि इस वाले रीजन के ऊपर ये दो जो है एम्पायर जो है वो काम कर रहे हैं। हम अभी एक जो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था उसका, फ्रांस का, हम उसको पढ़ रहे हैं, और वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। और हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के थोड़े से असबाब देखे। वो असबाब क्या थे? फ्यूडलिज्म, जो कि आपको पता है ग्रेको रोमन कल्चर के फौरन बाद जैसे ही ये दो एम्पायर में टूटा, तो वेस्टर्न यूरोप में क्या चल रहा है?
वेस्टर्न यूरोप में 100 ईयर वॉर चल रही है, वेस्टर्न यूरोप में होली रोमन एम्पायर आ गई है, वेस्टर्न यूरोप में पॉप आ गया है, वेस्टर्न यूरोप में मोनार्क आ गए हैं, वेस्टर्न यूरोप में जो है फ्यूडल आ गए हैं, फ्यूडल लॉर्ड की हुकूमत है। ये तीन चीजें वेस्टर्न यूरोप को जलील किया हुआ है। और उन तीन चीजों में अब जो फ्रांस के लोग हैं वो जलील हो गए हैं, उन्होंने ब्लेड उठाए हैं और उन्होंने काटना शुरू कर दिए गले। और वो जो है उनको 1799 में कौन मिल गया है? नेपोलियन बोनापार्टे। अब वो पढ़ रहे थे हम, नेपोलियन बोनापार्टे। हाँ ठीक। असल में कल कनेक्ट नहीं हुआ ना, मैंने कहा आज थोड़ा सा कनेक्ट कर दे ताकि आप लोग ये ना समझो कि हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं। आप क्या क्या पढ़ रहे हो ये आपके जहन में रहना चाहिए, और आप क्या क्या पढ़ के आए हो यहाँ तक ये भी आपके जहन में रहना चाहिए। तो फिर ही हमारा जो है ना मकसद पूरा होगा, वरना मकसद हमारा फेल हो जाएगा। जो क्वेश्चन हो पूछ लिया करो। मैं आप लोगों को, आपको पता है हर किसी को, आपको अगर यहाँ पर पूछने में कोई मसला हो रहा है आप मुझे पर्सनल में पूछ लो, ठीक है जी। मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं आंसर करूंगा, तो लाजमी करूंगा। लेकिन आपका ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। समझ आ गई बात की? अब हम नेपोलियन बोनापार्टे। अब ये नेपोलियन बोनापार्टे जो था ये उनकी जो है आर्मी का एक जनरल था। ये उनकी आर्मी का, और इसने अमेरिका में भी सर्व किया। और अमेरिका की इंडिपेंडेंस वॉर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो फ्रांस की आर्मी थी उसने उनकी हेल्प की थी। तो वो जब वहां से आए लोग, उन्होंने आकर बताया, क्या बताया? उन्होंने कहा कि उनका तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका तो अपना जो है मामला आता है 1776 में। वो तो भाईजान बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं लोग। तो उन उन उस चीज ने भी फ्रांस के लोगों को हेल्प की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। अब ये भी उसी फिलोसफी से इनलाइटेंड बंदा है। इसे कहते हैं नेपोलियन बोनापार्टे को मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी। लेकिन ये डरता है बिल्लियों से। डरता किससे है ये? बिल्लियों से डरता है तो मैन ऑफ डेस्टिनी, लेकिन क्या करता है? डरता है बिल्लियों से। अब ये 1799 में, अब 1795 में वैसे ये आ गया। 1795 में जो है आपकी 1792 में फ्रेंच में क्या बनी है? फर्स्ट रिपब्लिक। और वो फर्स्ट रिपब्लिक 1795 में क्या हो गई है? एक डायरेक्टरी में कन्वर्ट हो गई है। वो डायरेक्टरी को कौन लोग हेड कर रहे हैं? वो डायरेक्टरी को 3 लोग हेड कर रहे हैं। और उनका जो सरदार है, उनका सरदार कौन है? ये नेपोलियन बोनापार्टे। उनका हेड कौन है? 3 लोग डायरेक्टरी है, एक जो फ्रांस को चला रही है, फ्रांस को एक डायरेक्टरी चला रही है, उसका जो 3 लोग जो चला रहे हैं उनका हेड कौन है? ये नेपोलियन बोनापार्टे। अब ये क्या करता है? ये 1799 में स्टार्ट करता है, और 1799 से लेकर 1815 तक नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियनिक वॉर लड़ता है ये। और कितनी वॉर लड़ता है? 7 वॉर। 7 जंगे टोटल लड़ता है नेपोलियन बोनापार्टे। वसे अलाइंस, इसके खिलाफ पूरा का पूरा यूरोप अलाइड है। ठीक है जी, अलाइड कन्वेंशन। पूरा का पूरा क्यों है? क्यों इसके खिलाफ पूरा का पूरा यूरोप? क्योंकि यूरोप के अंदर कौन है? मोनार्क। और इधर अभी आपके सामने मोनार्क के साथ क्या हुआ था? उसे कहा हाँ भाई पाल लुई 16, बात सुनो, पाल लुई 16 अपना सर आगे करो। भजन सर आगे किया, उसको गिलोटिन दे दिया। अभी मोनार्क के साथ क्या हुआ है? गिलोटिन मिल गई है उसको। पूरा यूरोप थर थर कांप रहा है। यूरोप के सारे मोनार्क थर थर कांप रहे हैं कि भाई जान ये फ्रांस के लोग जो है ये हमारे, अगर ये हमें जो है हमारे पास भी इस तरह के सेंटीमेंट्स ले आए, हमारे लोगों के दरमियान भी इनके अंदर ऐसे सेंटीमेंट्स जाग गए
तो फिर हमारे साथ भी क्या होगा, हमारे लोगों को, हम लोगों को भी क्या कहा जाएगा, हाँ भाई किंग जोसेफ आ जरा, हाँ भाई किंग जॉन आ भाई, हाँ भाई हेनरी आ भाई। सारे मोनार्क को क्या कहेंगे कि इनकी भी गर्दनें काटो सबकी। पूरा यूरोप, फ्रांस के अलावा, फ्रांस एक तरफ, पूरा यूरोप, नेपोलियन बोनापार्ट एक तरफ, पूरा यूरोप दूसरी तरफ। आपस में कितनी जंगें लड़ी, 7 जंगें भाईजान। शुरू में तो इसने ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया, होली रोमन एम्पायर को भी कब्जे में ले लिया। होली रोमन एम्पायर, ये जो प्रुशिया की थी ना, प्रुशिया की जो एम्पायर, अगर मैं बताऊं ये है आपका सेंट्रल यूरोप। मैं आप सिर्फ वो सेंट्रल वाला, जो हमारी पूरी बिगर पिक्चर है उसमें सेंटर वाला पार्ट बनाया है। इस सेंटर वाले पार्ट के सेंटर में थी होली रोमन एम्पायर, एक स्टेट थी छोटी सी, ठीक है। इस सेंटर के अंदर थी होली रोमन एम्पायर, और इसके नीचे आपको पता है क्या है, फ्रांस। इसके नीचे क्या है, यहाँ पर फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ से शुरू हुआ, ये इलाका भी पूरा फतह, ये इलाका भी फतह, ये सारे इलाके इसने फतह कर लिए भाईजान। ये प्रुशिया का रीजन भी इसने पूरा फतह कर लिया, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा ये रीजन भी इसने फतह कर लिया, ठीक है जी। और इवन जो है रशिया के ऊपर भी इसने अटैक किया। 1798 में इसने इजिप्ट को भी फतह कर लिया। ठीक है जी, ममलूकों के साथ भी लड़ा, लेकिन उस वक्त इजिप्ट किसकी कॉलोनी था, इजिप्ट यूके की कॉलोनी था जब इसने अटैक किया। 1798 में इसने जो है इजिप्ट को भी फतह कर लिया था, ठीक है जी। उसके बाद ये पूरी की पूरी नेपोलियनिक वॉर भी ये लड़ रहा है भाईजान, सारी जंगे। 1806 में इसने इटली को भी फतह कर लिया, इटली को भी फतह कर लिया भाईजान, इटली को। यानी कहने का मकसद है ये सारी जो लोग थे, ये अलायंस में होने के बावजूद, ऑस्ट्रिया और नेदरलैंड का अलायंस पहले पहले था, बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इसको हरा दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो है प्रूशियन अंपायर के साथ वॉर हुई, हरा दिया। उसके बाद भाईजान इजिप्ट में गया, हरा दिया। जहां जा रहा है मैन ऑफ डेस्टिनी, हर किसी के एक बारी यानी फुल ओके, यानी हर चीज को इसने फना फिरला कर दिया, ठीक है जी। हर चीज को फना फिरला कर दिया भाईजान इसने। अच्छा जी, अब इससे सारे डर गए, सारे भाईजान इसको खौफ खा गए, और अब ये बन गया है, ये क्या बन गया है, ये बन गया है एम्परर ऑफ फ्रांस, एम्परर ऑफ फ्रांस और किंग ऑफ इटली। दोनों का ये 1806 में, 1806 में ये एम्परर ऑफ फ्रांस और किंग ऑफ इटली बन गया। ये सारों को इसने हरा दिया है। ये नॉट इंपॉर्टेंट, बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाईजान नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसने 7 जंगें लड़ी, ठीक है जी, 7 जंगें लड़ी। जो जंग इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। उन 7 जंगों में से जो 7वीं जंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसने जी, आप अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को बताना, उसने ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा कर लिया, प्रुशियन अंपायर के साथ वॉर लड़ी, उसने इजिप्ट को कब्जा कर लिया, इटली के ऊपर उसने कब्जा कर लिया, इटली का किंग बन गया, एम्परर ऑफ फ्रांस बन गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीपीएससी का सवाल है, ये पीपीएससी का सवाल है, ये पीपीएससी का सवाल है, ये पीपीएससी का सवाल है, ठीक है जी। ये सारे सवाल हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी जो 7वीं जंग है जिसमें ये हारेगा, अब क्या होगा, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू। ये कब हुई, 1815 में। कहां पर हुई, बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप में, बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप, बैटल ऑफ ग्राउंड ऑफ यूरोप में। और वो कौन सी जगह है बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप, बेल्जियम। बेल्जियम में 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई, किसके दरमियान, अब भाईजान बर्तानिया, ब्रिटेन एंड अलायंस। ब्रिटेन इसको लीड कर रहा था, लेकिन उसके साथ अलायंस भी था, अलायंस भी उसके साथ था। वैसे फ्रांस, और फ्रांस को कौन लीड कर रहा है, नेपोलियन।
बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्टे। और अब ब्रिटेन से कौन लीड कर रहा है जी? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ, एक मिनट, वेलिंगटन। जी भाईजान। हाँ, इटली भी, इटली नहीं, असल में हुआ ये, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले ना 1814 में ये एक जंग हार गया। ये 1814 में ये भाग कर चला गया एल्बा के आइलैंड में। 1814 में, 1815 में जो है ना, ये भाग के चला गया कहाँ? एल्बा के आइलैंड में। तो फिर ये वहां से दोबारा वापस आया और फ्रांस इसने रीटेक कर लिया 100 दिनों के लिए। 100 दिनों के लिए इसने फ्रांस क्या कर लिया? रीटेक किया। जब फ्रांस 100 दिनों के लिए रीटेक किया तो फिर इसके साथ जंग लड़ने कौन आया? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। और फिर नेपोलियन वासा, नेपोलियन बोनापार्टे। तो ये फिर क्या हो गया? नेपोलियन बोनापार्टे डिफीटेड। ठीक है जी, ये डिफीटेड हो गया और इसको कर दिया एग्जाइल। एग्जाइल कर दिया कहां पर? एस्टी हेलेना, सेंट हेलेना। ये अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड है बर्तानिया के अंडर। ठीक है जी, आज भी है बर्तानिया के अंडर, अफ्रीका के बिल्कुल साथ ही है, अफ्रीका वाली कोस्ट वाली साइड पे, वेस्टर्न अफ्रीका वाली साइड पर। ठीक है जी, अटलांटिक ओशन के अंदर सेंट हेलेना में इसको कर दिया, जहां पर ये डाइड हो गया फिर 1821 में। ठीक है जी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें कोई सवाल है? ये हमारा नेपोलियन बोनापार्टे ठीक हो गया, एंड हो गया। समझ आया नेपोलियन बोनापार्टे? कोई इसमें पॉइंट रह तो नहीं गया ना हमारा? जी, एग्जाइल नेपोलियन को किया। नेपोलियन के नीचे लिखा हुआ है सब कुछ, ये नेपोलियन बोनापार्टे के नीचे सब कुछ, नेपोलियन के नीचे। यार वो हम करेंगे भाईजान इंडो पाक हिस्ट्री में, नुमान भाई, वो यहाँ पर डालने की क्या जरूरत है हमें? यहाँ पर उसका लिंक ही नहीं बनता। हाँ, वाटरलू वो ग्राउंड है, वाटरलू वो ग्राउंड है, और बेल्जियम को कहते हैं बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप। बेल्जियम को क्या कहते हैं? बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप। और वो वाटरलू वो मकाम है जहां पर वो जंग हुई थी। ठीक है भाईजान, बिल्कुल। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये हमारा जो है, हम थोड़ा सा, मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ, ठीक है जी, ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी। ये आपकी फ्रांस की जो है सेकेंड रिपब्लिक है। अब पूरे के पूरे जो है यूरोप वाले डर गए हैं। यूरोप वाले क्या हो गए हैं? डर गए हैं। किससे? फ्रांस की आवाम से। फ्रांस की आवाम से सारे के सारे यूरोप वाले डर गए हैं। और 1815 में, 1815 में वियना कन्वेंशन करते हैं। अच्छा, अब नेपोलियन बोनापार्टे को हराने के बाद 1815 में वियना कन्वेंशन करते हैं। वियना कन्वेंशन में क्या करते हैं? फ्रांस को रिस्टोर कर देते हैं 1790 वाली कंडीशन पे। यानी फ्रांस को रिस्टोर कर देते हैं। यानी फ्रांस में मैंने आपको बताया है नेपोलियनिक वॉर में कितना सारा इलाका जो है वो उसने कैप्चर कर लिया। पूरा का पूरा इटली कैप्चर कर लिया, होली रोमन एम्पायर कैप्चर कर लिया, बेल्जियम कैप्चर कर लिया, नेदरलैंड कैप्चर कर लिया, प्रूशिया का रीजन कैप्चर कर लिया। सारा का सारा जितना रीजन था इसने जो कैप्चर किया हुआ था वो इससे वापस ले लिया गया। लेकिन जितना रीजन उसके पास था उसको इतना रीजन जो है दे दिया। जितना 1790 के टाइम पर था उतना रीजन उसको वापस कर दिया। और लुइस
बोनापार्टे, लुइस बोनापार्टे इनका पहला प्रेसिडेंट बन गया। आई थिंक 15 में बना। अच्छा, फिर उसके बाद ये बाद में 1848 में बोनापार्टे 3 के नाम से बोनापार्टे 3 के नाम से इसने क्या कर लिया जी, अपनी मोनार्की स्टैब्लिश कर ली। हाँ, पहला प्रेसिडेंट बन गया लुइस बोनापार्टे। ये बोनापार्टे का वो मेरा ख्याल भतीजा था या पता नहीं बेटा था, कुछ इस तरह का था। अच्छा, मोनार्की इसने इस्टेब्लिश कर ली और जो वो सेकंड रिपब्लिक थी वो एंड हो गई। ठीक है जी। 1871 में थर्ड रिपब्लिक आ गई। थर्ड रिपब्लिक 1871 से लेकर 1940 तक। ठीक है जी, थर्ड रिपब्लिक आ गई। और फिर 1940, फिर 1940 से लेकर 1959 तक फोर्थ रिपब्लिक आ गई। और 1959 से लेकर करंट तक फिफ्थ रिपब्लिक। और प्रेसिडेंट बन गया चार्ल्स डी गॉले। अच्छा, अब ये क्या रिपब्लिकें हैं? ये रिपब्लिकें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात लिख लो या इतनी सी बात याद कर लो कि ये 2, 3 और 4 रिपब्लिक में प्रेसिडेंट की कोई पावर नहीं थी। प्रेसिडेंट डम्मी था, सेरिमोनियल था। ये जो फिफ्थ रिपब्लिक अब बनी है ना, इसमें सारी की सारी पावर वेस्टेड किस में है? वो होती है जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिपब्लिक वो होती है जिसमें कोई मोनार्क नहीं होता। रिपब्लिक वो होती है जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिपब्लिक वो होती है जिसका कोई मोनार्क नहीं होता। तो अब जी फ्रांस जो है वो क्या बन गया है? फिफ्थ रिपब्लिक। अभी हमने अंदर की स्टोरियां जो हैं वो काफी सारी हैं, लेकिन हमने अभी इसको सिर्फ और सिर्फ इतने से पॉइंट्स को हमने लिख दिया कि लुई बोनापार्टे आया और फ्रांस को हमने एक थोड़ा सा टेम्पोरल एंड दे दिया। ठीक है जी, क्योंकि हम अपना एक सेंट्रल यूरोप का रीजन शुरू करने जा रहे हैं। डन हो गया, इसमें कोई मसला मसाइल कोई परेशानी ना? प्रेसिडेंट बन गया जी, प्रेसिडेंट। किंग नहीं, अब रिपब्लिक में किंग नहीं होगा। जो रिपब्लिक होगी उसमें, अब ये रिपब्लिक की बातें हो रही हैं। रिपब्लिक 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 में किंग नहीं होगा। रिपब्लिक में क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। है ना? रशिया और चीज है, रशिया भी अभी पढ़ते हैं। अमेरिका से जब बंदे वापस आए थे उन्होंने कहा उधर उनके पास कार वगैरह है। हाँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत इसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब ये आपने पढ़ लिया, इसको मिटा दूं, कोई सवाल तो नहीं है? ब्रदर था, हाँ ठीक ठीक ठीक, ब्रदर था जी, ब्रदर। अच्छा, अब हम जी अपने सेंट्रल यूरोप, अब हमने फ्रांस को थोड़ा सा, क्या कह रहे हो? जो इसका प्रेसिडेंट आ रहा था, ये मतलब नाम को सेलेक्ट करती थी या पीछे से, जैसे बोनापार्ट 3 आ गया, रिश्तेदार था या? अच्छा, ये मैं बताता हूँ। ये अच्छा, असल में जो 1815 में कन्वेंशन हुई है, इसमें मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया, इसमें बात ये है कि फ्रांस यूरोप पूरे के जितने भी मोनार्क हैं वो सारे के सारे डर चुके हैं कि फ्रांस में मोनार्क के साथ क्या हुआ है। उसको गिलोटिन दे दिया गया, उसको कत्ल कर दिया गया। तो वो ये बहुत ज्यादा परेशान हैं, पूरे के पूरे यूरोप के मोनार्क। और यूरोप पूरे में क्या है इस टाइम? मोनार्की चल रही है। सब का सब यूरोप में इस टाइम क्या चल रही है जी? मोनार्की चल रही है।
वो सारे के सारे मोनार्क जो हैं वो परेशान है कि हमारे साथ ऐसा ना कर दिया जाए। इसलिए 1815 में उन्होंने क्या फैसला किया है? उन्होंने फैसला किया है, फैसला नंबर 1, कि फ्रांस को उससे कोई टेरिटरी नहीं ली। हालांकि फ्रांस पूरे के ऊपर कब्जा कर चुके थे अलाइड पावर, उनको उनकी सारी की सारी टेरिटरी वापस दे दी है कि कहीं ये हमसे रिवेंज लेने के चक्कर में हमारे मुल्कों के ऊपर दोबारा कब्जा करके और हमें भी गिलोटीन न चढ़ा दे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ये जो 2 इंपायर आपको लिखवाई थी, ऑस्ट्रिया और पर्शिया, इन दोनों को कंट्रोल दे दिया और एक कायम कर दी इन्होंने 39 स्टेट्स के ऊपर मुश्तमिल 39 स्टेट्स के ऊपर मुश्तमिल कन्फेडरेशन, जिसको नाम दिया, जिस कन्फेडरेशन को नाम दिया जर्मन कन्फेडरेशन। अब यूरोप में, अब एक अहम बात, हमारी, आपको लोगों को पता है 2 नेशन थ्योरी है, और हमारी 2 नेशन थ्योरी किस चीज के ऊपर बेस करती है? हमारी 2 नेशन थ्योरी बेस करती है, हमारी 2 नेशन थ्योरी बेस करती है मजहब की बुनियाद के ऊपर। लेकिन यूरोप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यूरोप में ये जो आपका सेंट्रल यूरोप का पोर्शन है, इधर 2 लैंग्वेजेस बोली जाती है, एक जर्मन और एक इटालियन, सिर्फ और सिर्फ 2 जबानें। उनके डायलेक्ट डिफरेंट है, उनके लहजे मुख्तलिफ हैं, लेकिन पूरे के पूरे सेंट्रल यूरोप में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जी? 2 लैंग्वेजेस, ऊपर वाले में जर्मन और नीचे वाले में इटालियन। अब इन वियना कन्वेंशन वालों ने वो जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं, वो जो 39 स्टेट में रहते हैं, उन लोगों को कहा कि यार हम तुम 39 स्टेट को क्या कर देते हैं, इकट्ठा करके एक कन्फेडरेशन बना देते हैं। और कन्फेडरेशन की मैं डेफिनेशन आप लोगों को पहले बता दिया, सेंट्रल अथॉरिटी बस ना के बराबर, ना होने के बस, यानी, और स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सेंटर होगा सही। और सेंटर कौन होगा? सेंटर उन्होंने एक नहीं बनाया, सेंटर उन्होंने 2 बनाए। यानी कंट्रोल में किसके दिया? प्रूशिया प्लस ऑस्ट्रिया। डन हो गया। अब क्या सवाल क्या था तुम्हारा? आवाम सेलेक्ट करती थी। उस वक्त तक नहीं, 5th रिपब्लिक के टाइम, यहाँ पर 1959 में, यहाँ पर ये रिपब्लिक बनी। उससे पहले तो उनका अपना रॉयल सिस्टम था, जैसे यूके का सिस्टम, मोनार्की है तकरीबन। नाम तब्दील हो गया, नाम तब्दील हुआ सिर्फ। इन दोनों के कंट्रोल में। चार्ल्स डी गोले, इसके नाम पर पेरिस के अंदर एक एयरपोर्ट भी है, चार्ल्स डी गोले एयरपोर्ट, जो कि पीपीएससी के पेपर में भी आया था। आई थिंक लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में आया था। चार्ल्स डी गोले एयरपोर्ट, नहीं नहीं, ये आया था असिस्टेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। हाँ, चार्ल्स डी गोले एयरपोर्ट पेरिस में। अच्छा, ये वो डायरेक्टरी कह रहे हैं 5 मेंबर की थी। चलो डायरेक्टरी 5 मेंबर की होगी। डायरेक्टरी नॉट इंपॉर्टेंट है फरहान भाई। मैं करता हूँ रिपीट। अच्छा, रिपीट ये करता हूँ कि एक हुई है वियना कन्वेंशन, भाईजान, एक आया है रेवोल्यूशन। किधर आया जी? फ्रांस के अंदर आया रेवोल्यूशन। और उधर क्या हुआ है, उनकी जो निचली पब्लिक थी, उस निचली पब्लिक ने जो है उनका जो मोनार्क था उसको गिलोटीन दे दिया, और उनके जो फ्यूडल लॉर्ड थे, उन फ्यूडल लॉर्ड के घरों के ऊपर कब्जा करके, उनके ऊपर हमला करके, उनको कत्ल करके, एक जो है 17,000 लोगों का कत्लेआम करके एक टेरर फैला दिया है पूरे के पूरे यूरोप में। और उनका नारा क्या है? उनका नारा है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी।
अब इस नारे की गूंज पूरे यूरोप में फिर रही है। अब उसके बाद उनके पास आ गया एक जर्नल, और वो जर्नल जो है वो उसी नारे का अलंबरदार है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। और उस नारे के साथ उसने पूरे यूरोप के ऊपर क्या करना शुरू कर दिए हैं, उस नारे के साथ उसने पूरे यूरोप के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए, और यूरोप के बहुत सारे इलाके को उसने अपने कब्जे में ले लिया। यूरोप के बहुत सारे इलाके को अपने कब्जे में लेने के बाद भाईजान वो क्या हुआ है जी, सातवीं जंग जो थी, बैटल ऑफ वाटरलू में उसे बुरी तरह शिकस्त हुई है, जो कि उसको किसने शिकस्त दी है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कौन था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो है वो बर्तानिया का बादशाह था, यानी वेलिंगटन का बादशाह था, ड्यूक था। जो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन था उसने वाटरलू के मकाम पर, जो बेल्जियम है, बेल्जियम का वाटरलू जो है, उसमें बैटल ग्राउंड ऑफ जो यूरोप है, वहां पर उसको नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त हुई और सेंट हेलेना में उसको कैद कर दिया। अब ये इसको कैद करने के बाद, पेरिस के ऊपर कब्जा करने के बाद, इन सारे जो अलायंस पावर थी, ये जो अलाइड पावर थी, जिसमें कौन था, जिसमें बर्तानिया था, जिसमें कौन था, जिसमें प्रोशिया था, जिसमें कौन था, जिसमें ऑस्ट्रिया था, जिनमें कौन था, रशिया था। ये सारी की सारी जो जो पॉलिश लिथुएनियन जो रिपब्लिक थी वो थी। इसके अंदर ये सारे जो लोग थे, ये लोग बैठे और इन्होंने कहा, हाँ जी भाईजान, ये फ्रांस वाले सेंटीमेंट आपके मुल्क में आ गए तो क्या करोगे? ना भाई ना, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, अगर कुछ इस तरह का हुआ हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन अगर फ्रांस से तुमने कोई टेरिटरी ली तो फ्रांस तो तुम्हें खा जाएगा। चलो भाई, फ्रांस से कोई टेरिटरी नहीं लेते, जैसे ये 1790 के वक्त था, इसको वैसे का वैसा इसका पूरा रीजन दे देते। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा यार, ये दरमियान वाले जो लोग हैं, ये जो होली रोमन एम्पायर वाले लोग हैं, ये वैसे ही कुछ चवल है, ये इनका खर दिमाग है, ये जर्मन बोलने वाले लोग हैं, अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को जो है ना बड़ा वो समझते हैं, जंगजू। ये कहते हैं इनको दो मोस्ट पावरफुल जो एम्पायर है ना उस वक्त की, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन 39 को इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करके इन दोनों को आपस में लड़वा दो, कि वो कहे कि मैं कंट्रोल ले लूं, वो कहे मैं कंट्रोल ले लूं। ठीक है, इन 39 को इकट्ठा कर दिया ताकि ये आपस में हल्का फुल्का लड़ते रहे, यूरोप के अंदर कोई मेजर कंफ्लिक्ट ना हो। जैसे ये पहले हम आपस में लड़ते रहे वैसे हम नहीं लड़ेंगे, और हम सिर्फ और सिर्फ उन 39 को भी इकट्ठा कर देंगे, और ये कहलाएगी जर्मनी की यूनिफिकेशन। ये आगे जाकर क्या बनेगी, जर्मन यूनिफिकेशन। समझ आ गई या रिपीट और करना है? अच्छा, अब मैंने ऑफ कर दिया अदर, अब अदर ऑफ कर दिया। अच्छा, तो मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट करता हूँ। फ्रांस के अंदर 1799 में एक रेवोल्यूशन आ गया। उस रेवोल्यूशन ने फ्रांस में क्या किया है, जो वहां का मोनार्क था लुई 16, लुई 16 को उन्होंने 1793 में गिलोटिन दे दिया। और जो उस इनकलाब को लाने वाला था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, उसको भी 1794 में गिलोटिन से कड़ाल कर दिया। और 1795 में एक 5 मेंबर की डायरेक्टरी के जरिए से फ्रांस को चलाना शुरू कर दिया, जिसका हेड बना दिया नेपोलियन बोनापार्टे को। नेपोलियन बोनापार्टे ने जो है वो एक जनरल था, आर्मी का बंदा था, वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इसका दावा लेकर फ्रांस के लोग जो बड़े एनर्जाइज थे, जिन्होंने अभी अभी 17,000 लोगों की गर्दनें काटी थी, वो उस स्पिरिट वाले लोगों को अपने साथ लेकर यूरोप के तमाम महाजों पर जाना शुरू कर दिया। उसने ऑस्ट्रिया को भी फतह कर लिया, उसने होली रोमन एम्पायर को भी फतह कर लिया, उसने बेल्जियम को भी फतह कर लिया, उसने नेदरलैंड को भी फतह कर लिया। उसने इन तमाम इलाकों को फतह करने के बाद उसको 7वीं जंग, जो बैटल ऑफ वाटरलू थी, उसमें हो गई शिकस्त। अब उसमें जब उसको 1815 में बेल्जियम, जो कि बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप है, उसमें ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने जब उसको शिकस्त दी, तो वो कहाँ चला गया भाईजान, उसको एग्जाइल में डाल दिया, जिला वतन कर दिया गया। कहाँ?
उसे कर दिया सेंट हेलेना में, जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर एक आइलैंड है, और वो वहां पर 1821 में मारा गया। अब 1815 में जो अलाइड पावर बैटल ऑफ वाटरलू में जीत गई थी, उसने फ्रांस के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया था। लेकिन उन्हें डर था कि जो फ्रांस के अंदर हुआ है ये कहीं हमारे साथ ना हो जाए, ये कहीं हमारे साथ मामला ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जो है फ्रांस से कोई टेरिटरी नहीं ली, ताकि फ्रांस दोबारा रिवेंज लेने के लिए दोबारा ना इकट्ठा हो जाए, दोबारा हमारे ऊपर ना चढ़ाई कर दे, और फिर इधर के लोग हमारी आकर हमारे मोनार्क की गर्दनें काट दें, सबकी। हम सब मोनार्क जो आपस में बैठे हैं, क्योंकि सारे ही बैठे हुए थे उस कन्वेंशन में, कौन था? प्रूशिया था, ऑस्ट्रिया था, रशिया था, बर्तानिया था, सारे के सारे जो अंपायर जितने भी थे उधर मौजूद थे। तो उन अंपायर ने कहा कहीं हमारे साथ ना ये हो जाए। एक तो उन्होंने ये काम किया कि जो पुराने जो नेपोलियन बोनापार्टे ने जिन जिन मोनार्क को हटाया था, उन्होंने उन सब मोनार्क को रिस्टोर कर दिया। नेपोलियन बोनापार्टे ने स्पेन के अंदर अपने भाई को लगा दिया था, ठीक है जी, स्पेन में भी इसने कब्जा कर लिया था भाईजान, ठीक है जी। तो यानी इसके सारे जितने भी रीजन थे, सारे रीजन को वापस कर दिया गया जो फ्रांस ने जीते थे, लेकिन फ्रांस जो 1790 के वक्त कायम था, उस फ्रांस को उनको दे दिया, और 1815 में ये काम कर रहे हैं। और उन्होंने दूसरा काम क्या किया? उन्होंने दूसरा काम ये किया कि यार ये जो सेंट्रल यूरोप में 39 स्टेट बिखरी हुई हैं, इन 39 स्टेट को जो है हम इकट्ठा कर देते हैं और एक जो है कन्फेडरेशन बना देते हैं, और उस कन्फेडरेशन को कहते हैं जर्मन कन्फेडरेशन। क्यों जर्मन कन्फेडरेशन कहते हैं? क्योंकि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की बुनियाद जो है वो क्या होती है? वो कल्चर होती है, वो जबान होती है। यूरोप में जो नेशनलिज्म की बुनियाद है वो क्या है जी? वो उनकी जबान। और ये जो सेंटर में लोग रहते हैं, ये कौन सी जबान बोलते हैं? जर्मन जबान बोलते हैं। जो प्रूशिया के अंदर लोग रहते हैं वो कौन सी जबान बोलते हैं? वो जर्मनी जबान बोलते हैं। जो ऑस्ट्रिया के अंदर लोग रहते हैं ये कौन सी जबान बोलते हैं? ये जर्मन जबान बोलते हैं। तो इस बुनियाद पर इन 39 स्टेट को इकट्ठा कर दिया गया, और इन दोनों को उनका कुछ ना कुछ अख्तियार दे दिया गया, यानी एक कन्फेडरेशन बना दी गई। समझ आ गई भाईजान? अजान हो रही है, अजान हो रही है। समझ आ गई? कोई सवाल है तो पूछो। थी, बाकी जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट थी, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्ल्स डी गोले वाली एयरपोर्ट वाली ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम एक और बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1853 में, 1853 से 1856 में एक क्रीमियन वॉर भी हुई है। क्रीमियन वॉर, ये मैं एक टॉपिक को, एक मिनट, ये नजर नहीं आ रहा, मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, 1853 से 1856 में क्या हुई है जी? एक क्रीमियन वॉर, क्रीमी वॉर। अच्छा, ये क्रीमियन वॉर, यहाँ पर मैं एक पार्टी इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ, इसलिए इस जंग का जिक्र कर रहा हूँ, आप परेशान बिल्कुल ना होना। पार्टी कौन सी मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ? जहां पर आप एक अजीब सा अलायंस देखेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमन अंपायर, वर्सेस रशिया। ये जो हमारे पास, ये आपका जो है मैं कहूं, ये आपका ब्लैक सी है, ब्लैक सी। ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं क्रीमिया का रीजन, क्रीमिया का रीजन। इस क्रीमिया के रीजन के ऊपर क्या हुई है जी? जंग हुई है, ठीक है जी। और इसमें कौन है? ये तीन अलाइड हैं, पावर हैं, और ये रशिया के खिलाफ लड़े हैं। अब रशिया यहाँ पर क्या है और रशिया कैसे वजूद में आया है?
ये हम बाद में बात करेंगे, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हमारा टॉपिक है जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है जी, जर्मन यूनिफिकेशन हमारा टॉपिक है। और इसमें क्या हुआ है, जर्मन कॉन्फेडरेशन बन गई है, और इस कॉन्फेडरेशन में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो है इनको हल्की की पावर दे दी है। अब 1860 में, अब इस जो प्रूशिया है ना, ये जो प्रूशिया, इसका लीडर है, इसके लीडर को कहते हैं काइजर, काइजर विल्हम फर्स्ट। काइजर विल्हम फर्स्ट जो है ये इस प्रूशिया का कौन है जी, मोनार्क है। और प्रूशिया जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो है वो एम्पायर ऑफ यूरोप है, अगर मैं सेंट्रल यूरोप की बात करूं तो। अब ये इसका काइजर विल्हम का किसके साथ है जी, इस ऑस्ट्रिया के साथ जो है वो क्या है जी, इसके साथ टांग का भिड़ा हुआ है। अब मैं अगर हल्का सा इधर जर्मनी बना दूं, ये मेरे पास जो है ये मैं कहूं अगर मेरे पास ये जर्मनी है, अगर मैं ये कहूं मेरे पास जर्मनी है, तो ये मेरे पास यहां तक ये प्रूशियन एम्पायर है। ठीक है जी, और ये मेरे पास क्या है जी, ऑस्ट्रिया है, और ये मेरे पास क्या है जी, हंगरी है। ठीक है जी, ये मेरे पास प्रूशियन एम्पायर है, और ये यहां पर होली रोमन एम्पायर है, होली, और यहां पर बवेरिया का रीजन है, बवेरिया, बवेरिया, बवेरिया। आप सिर्फ और सिर्फ एक बवेरिया का रीजन याद रखें, ये साउथ में है, बवेरिया का रीजन साउथ में है, ये आपका प्रूशिया का रीजन है, और प्रूशिया का रीजन यहां से लेकर यहां तक है, और ये ऊपर आपको पता है क्या है जी, डेनमार्क। ठीक हो गया जी, ये आपके पास जो है ना, इन स्टेट्स को इकट्ठा करके एक जर्मन कन्फेडरेशन बनाई गई है, जो प्रूशिया जो रीजन है, और ये आपका ऑस्ट्रिया है, ये आपका ऑस्ट्रिया है। इन तमाम रीजन को जोड़कर क्या बनाया गया है, इन तमाम जो रीजन को जोड़कर जर्मन जर्मन कन्फेडरेशन बनाई गई है। और जो है इसका हेड किसको रखा गया है, इन दोनों को। अब सारी गेम है किसकी, गेम है कि यार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इधर आए जल्दी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए आपको पता है इस तरफ क्या है, बर्तानिया, और यहां पर कौन सी है, अटलांटिक ओशन। अब इसके पास यहां पर क्या है जी, नेदरलैंड, यहां पर क्या है, बेल्जियम। इसके पास अटलांटिक ओशन की कोस्ट नहीं है, इसके पास अटलांटिक ओशन की कोस्ट नहीं है। ये जो जर्मन कन्फेडरेशन बनी है ना, इसके पास अटलांटिक ओशन की कोस्ट नहीं है। जब अटलांटिक ओशन की कोस्ट नहीं है, तो ये सामान कैसे मंगवाए अपनी एम्पायर में, सामान मंगवाना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, तिजारत करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सेंट्रल यूरोप जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा। जो साइड वाले रीजन है वो तो बहुत ज्यादा तरक्की कर गए, उन्होंने अपनी कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी, लेकिन सेंट्रल यूरोप में वो कॉलोनाइजेशन का टाइप नहीं आ रहा। वो जो है, कहने का मकसद है प्रोग्रेस नहीं आ रही, और उसकी वजह है ये। तो ये जो काइजर विल्हम था ना, इस काइजर विल्हम ने 1860 में एक मर्चेंट क्लास का एक बंदा था, जो जिसका नाम था ओटो वान बिस्मार्क, ओटो वान बिस्मार्क। इसे कहते हैं मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड। ये बड़ा जहीन इंसान था, ठीक है जी, रियल पॉलिटिक्स का ये आदी था। रियल पॉलिटिक्स इसको बहुत कमाल टाइप की आती थी। इस बंदे को इसने क्या बना दिया, काइजर विल्हेम ने प्राइम मिनिस्टर। इसने आते साथ ही क्या किया, इसने क्या 1866 में ऑस्ट्रिया प्लस प्रूशिया, इन दोनों ने मिलकर वसा श्वेड्स हॉलस्टीन, श्वेड्स श्वेड्स हॉलस्टीन, ये वाला रीजन है किसका, डेनमार्क का। डेनमार्क का जो साउथ वाला रीजन है ना, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने 1866 में दोनों ने इकट्ठे मिलकर एक जंग लड़ी, और ये जो साउथ वाला रीजन था, ये वाला रीजन प्रूशिया ने ले लिया। अब उन्हें कोस्ट मिल गई। अब उन्हें जब कोस्ट मिली, कोस्ट लेकर उनकी अब जो है वो अटलांटिक ओशन में कोस्ट मिल गई ना यहाँ से, अब यहाँ से सामान ऐसे आ सकता है ना प्रूशिया में,
अटलांटिक ओशन है ना, ये नॉर्थ सी के थ्रू, ये नॉर्थ सी है ना, ये नॉर्थ सी है ना, अटलांटिक ओशन से या बर्तानिया से नॉर्थ सी से होता हुआ ये आपका यहाँ पर आ सकती है ना कोई भी चीज, तो अब यहाँ पर आ सकती है। प्रूशियन एम्पायर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेज हो सकता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर कार्ल बेंज जो है वो गैसोलीन इंजन वाली कार बना सकता है ना, यहाँ पर बहुत सारा कुछ हो सकता है ना, यहाँ पर हर चीजें मामला हो सकते हैं ना। अब शेवेल्ड हॉलस्टीन, डेनमार्क लिख लो, डेनमार्क, साउथ रीजन। हाँ, ऑस्ट्रिया और प्रुशिया ने मिलकर कब्जा कर लिया 1867 में। 1867 में क्या हुआ जी, इसने प्रुशिया ने, प्रुशिया प्लस इटली, इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रिया को रिमूव फ्रॉम कन्फेडरेशन। रिमूव फ्रॉम कन्फेडरेशन 1867 में। अब देखो किस तरह का ये बंदा था, किस तरह की रियल पॉलिटिक्स। पहले भाईजान उसने ये वाला रीजन लेने के लिए ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाया, ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाकर फिर इसने क्या किया जी, ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाने के बाद फिर इसने जो है इटली के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को ही रिमूव कर दिया, और अब ये इस कन्फेडरेशन का अकेला क्या बन गया, मालिक। और 1870 में फ्रैंको प्रुशियन वॉर हुई, और जो साउथ रीजन आल्सो इंक्लूडेड इन जर्मन कन्फेडरेशन। पहले जो इसने कॉन्फेडरेशन बनाई थी ना, उसमें 22 स्टेट को इसने सिर्फ ऐड किया था, ऊपर ऊपर वाली, ये बावेरिया का रीजन इसने ऐड नहीं किया था। अब इसने 1870 में फ्रैंको प्रुशियन वार हुई, और इसमें ये पूरा का पूरा जर्मनी का जो रीजन था ये इसने जो है इसको इकट्ठा कर दिया। और अच्छा, ये और यहां पर लिखते हैं हम, और 1871 में ये क्या बन गया जी, 1871 में ये बन गया जो है फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी। ठीक है जी, फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी। अब ये इसका स्क्रीनशॉट यार, ये तस्वीर बना के भेजना। समझ आइए जर्मन यूनिफिकेशन कैसे अगले ने पूरी तरीके से जर्मनी को जोड़ दिया अगले ने, ये वो सारा कुछ ओटो वन बिस्मार्क कर रहा था। एक मिनट मैं कुछ फिलोसफर्स के नाम लिख दूं। अब इसमें जो फिलोसफर्स हैं वो आप नाम लिख लें, फिलोसफर। फिलोसफर हमारे पास हैं कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, हाइको मॉस, इमानुएल कैंट, हीगल। ये अब भेज दो। समझ आ गई भाईजान, कोई इसमें मसला मसाइल? ये भाईजान जर्मन की यूनिफिकेशन हो गई। ये तस्वीर अभी आ रही है आपके पास, 1867। भाईजान देखो, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। 1860 में काइजर विल्हम से जब चीजें कंट्रोल नहीं हुई ना, उसने क्या किया, काइजर विल्हम ने ऑस्ट्रिया की जो एम्पायर थी, ऑस्ट्रिया की एम्पायर को कंट्रोल में लाने के लिए और अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक बहुत ज़हीन इंसान जिसका नाम क्या है, ओटो वॉन बिस्मार्क,
उस ओटो वन बिस्मार्क को इसने जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब इस ओटो वन बिस्मार्क ने बड़ी शतराई से, बड़ी चालाकी से सबसे पहले ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाकर जो श्वेल्स हॉल्स्टीन का रीजन था, डेनमार्क का, जो साउथ डेनमार्क का रीजन था, इसको अपने कब्जे में ले लिया। क्यों कब्जे में लिया? क्योंकि उसको चाहिए नॉर्थ सी के जरिए से अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन चाहिए, ताकि वो बर्तानिया से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सामान सारा का सारा मंगवाकर अपने मुल्क को, अपने इस प्रूशिया की एम्पायर को जो है इंडस्ट्रियलाइज कर सके। अब उसको जब ये वाला साउथ वाला रीजन उसने अपने कब्जे में ले लिया, तो अब उसको जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए यूके से सामान मंगाना, यहां से ऐसे नॉर्थ सी से होता हुआ इसकी एम्पायर में सामान आ सकता है। फिर इसने क्या किया, जब इसका ये काम हो गया ऑस्ट्रिया की मदद से, फिर इसने नीचे से इटली को अपने साथ मिलाया, और अब जो ऑस्ट्रिया था उसको इस कॉन्फेडरेशन से जो मेन प्लेयर था निकाल दिया, उसके साथ जंग लड़ी, जंग लड़के 1867 में उसको भी निकाल दिया। अब अपनी जो है पूरी पावर एस्टेब्लिश करने के लिए जो नेपोलियन बोनापार्टे थ्री, जो बोनापार्टे थ्री था, जो बोनापार्टे का भाई था, उसके साथ 1870 में फ्रैंको प्रूशियन वॉर लड़ी। फ्रैंको प्रूशियन वॉर लड़के, यानी फ्रांस के साथ एक वॉर लड़के, उसको हराकर इस जर्मनी पूरे के पूरे 39 स्टेट को क्या कर दिया, एक लड़ी में पिरोकर अब ये बन गई है जी जर्मन, जो है ये जो है प्रूशिया, पहले प्रूशिया का रीजन था, अब ये इसका नाम क्या है जी, जर्मनी। ठीक है जी, जर्मनी, अब ये जर्मनी बन गया। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, अब 1920 1918 के बाद वेमार रिपब्लिक। ठीक है जी, वेमार रिपब्लिक। फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा, नाजी जर्मनी। ये आपसे इंटरव्यू में बार बार पूछी जाती है, प्रूशिया क्या है ये। अब यहां ही पर आपको मैं समझाऊंगा, देखें अब ये जो ऑस्ट्रिया बाहर निकला है, आज अब हम थोड़ा सा अब ऑस्ट्रिया को भी बना लेते हैं। ठीक है जी, अब ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर, अब ये भी स्टैब्लिश हो जाएगी। साथ में ये हुआ, अब साथ में हमारी इटली की भी यूनिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये आप लिख लो, ये तस्वीर बना लिए, चलो समझ आ गई। अब देखो ना, चीजों को अब जोड़ो भाईजान। वो जो एक कौम थी जहां पर पॉप, मोनार्क और मर्चेंट तीनों आमने सामने थे, कभी पॉप की पावर थी, कभी किसकी पावर थी, अब वो कौम जो है वो क्या हो रही है, वो अब नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म की क्या बुनियाद है, नेशनलिज्म की बुनियाद है उनकी जबान। अब नेशनलिज्म की क्या बुनियाद है, जबान, और जबान के थ्रू सेंट्रल यूरोप अब मुल्क बनना शुरू हो गया। और पहला मुल्क जो वजूद में आया 1871 में, वो कौन सा मुल्क है जी, वो आपका है जी प्रूशिया का जो रीजन था, वो जो है जर्मनी। जर्मनी आपका 1871 में उसका पहला चांसलर आपका आ गया। हाँ, प्रूशिया ही जर्मनी है, बिल्कुल प्रूशिया ही जर्मनी है, बिल्कुल। यानी आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आप उसे कंप्लीट पॉइंट बताना कि सर प्रूशियन अंपायर थी, उसका रूलर जो होता था वो काइजर विल्हम था। एक्चुअली में सर 1815 में वियना कन्वेंशन हुई थी, उसके नतीजे में सर जर्मन कन्फेडरेशन बनाई गई थी, जिसका पहले हेड बनाया गया था सर ऑस्ट्रिया और जो है प्रूशिया को। लेकिन सर फिर प्रूशिया ने 1867 में ऑस्ट्रिया के साथ जंग करके उसको सर यहाँ से हटा दिया इटली की मदद से। और फिर जो ये प्रूशिया का रीजन था, इसने फिर सर मजीद पावर ले ली जब इसने फ्रांस का जो नेपोलियन बोनापार्टे थ्री था उसको भी शिकस्त दे दी, और इसने जर्मन कॉन्फेडरेशन को पूरा प्रूशियन अंपायर के अंडर कर दिया, और उसका नाम अब जर्मनी बन गया जी। जी आप उसे जब बात करोगे उसके अंदर बाहर सुकून हो जाएगा। बस एक सवाल आपका इंटरव्यू होगा, है अजूब, मजा आ रहा है, अजूब को भी मजा आ रहा है। अच्छा, अब जी हम थोड़ा सा बनाते हैं जी, छोटा सा, ये हमारा, ये हमारा जो है चेकोस्लोवेकिया, नेदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, अच्छा जी, ये हमारा क्या बन गया जी, फ्रांस,
ठीक है जी। अब ये हमारा रीजन जो है ना, अब ये हमारा रीजन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये थी भाईजान क्या जी, चेक आज, और ये क्या है जी, स्लोवाकिया, और ये हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रिया, और ये हमारे पास क्या है, जर्मनी। ठीक है जी। और ये हमारे पास नीदरलैंड, और ये स्विट्जरलैंड। ठीक है जी। और इस ऑस्ट्रिया के नीचे, इस ऑस्ट्रिया के नीचे यहाँ पर क्या है जी, स्लोवेनिया। इसके नीचे क्या है जी, स्लोवेनिया। और इस स्लोवेनिया के नीचे, ऑस्ट्रिया के आगे आपके पास क्या है जी, ऑस्ट्रिया के आगे आपके पास क्या है जी, हंगरी। इसके आगे क्या है जी आपके पास, हंगरी। इसके आगे क्या है जी आपके पास, हंगरी। और इस हंगरी के आगे आपके पास यहाँ पर क्या है जी, बोस्निया। ठीक है जी। और इस बोस्निया के यहां से आपका कौन सा रीजन शुरू होता है जी, आपका शुरू होता है जी क्रोशिया। ठीक है जी। इस क्रोशिया के आगे आपके पास क्या है जी, अल्बानिया। ठीक है जी। और अल्बानिया के इस तरफ जी आपके पास ये क्या है जी, ये आपका सर्बिया। ठीक है जी। और सर्बिया के इस तरफ जी आपके पास क्या है जी, कोसोवो। ये आज कोसोवो है। और कोसोवो के इस तरफ आपके पास क्या है जी, कोसोवो के इस तरफ आपके पास क्या है जी, स्लो क्रो बो से मो अल मो मॉन्टेनिग्रो ज। कैसे फिर बनाया हुआ रटा है। अच्छा जी। अब उसके बाद इसके ऊपर क्या है जी, आपका बल्गारिया। और बल्गारिया के ऊपर आपका क्या है जी, ये थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये आपका हो गया जी रोमेनिया। ठीक है जी। और ये आपका हो गया जी बल्गारिया। ठीक है जी। रोमेनिया, बल्गारिया, और इसके ऊपर आपके रोमेनिया के ऊपर मालदोवा, मालदोवा के ऊपर आपके पास क्या है जी, ये आपका इधर हम बना लेते हैं ब्लैक सी। और ब्लैक सी के इधर ये हमने, ये पोलैंड बना लेते हैं, ये पोलैंड। ठीक है जी। तो ये अब आपका क्या हो गया जी, ठीक है जी, ये अब आपका यूरोप है। आप इसको यहां से देखें, ठीक है जी, ये आपका इटली हो गया जी। ये आपका इटली हो गया। ठीक है जी। इटली के बाद ये आपका जो है वो वो हो गया सिसली। और ये आपका, यानी ये अब इटली जो है, देखें पहले इस जर्मनी ने इस ऑस्ट्रिया के साथ, ये अब जर्मन अंपायर कौन सी बन गई है, ये पोलैंड है। ये वाला जो रीजन है ना, ये स्विट्जरलैंड को छोड़कर, ठीक है जी, स्विट्जरलैंड को छोड़कर ये वाला रीजन, ये आपका प्रूशिया था, ये आपका प्रूशिया था भाईजान। और ये प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को निकाला। और अब ये जो ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, और ये हंगरी, और ये बोस्निया तक, ये पूरा का पूरा रीजन 1871 में क्या बन जाएगा, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। और इसका कौन होगा जी, फर्डिनांड जोसेफ। फर्डिनांड जोसेफ जो है वो इसका क्या है जी, किंग। और इस किंग का जो भतीजा है नेप्यू, नेप्यू का क्या नाम है, इस नेप्यू का नाम है जो है फर्डिनांड। फर्डिनांड, इस नेप्यू का क्या नाम है जी, फर्डिनांड। और इसी नेप्यू को कत्ल किया जाएगा कहां पर, जब वो
ये क्रो है, ये स्लो है, ये बो है और ये से है। ये जब बोस्निया में जाएगा ऑस्ट्रिया का किंग, ये असल में है फर्डिनांड, ये एयर है, एयर कहते हैं। ये क्या है जी, वो वली अहद है। ये क्या है, वली अहद है। यानी जब ये फर्डिनांड जोसेफ मरेगा, जब ये फर्डिनांड जोसेफ मरेगा तो ये बनेगा बादशाह। अब ये इतनी सी 18, ये एक ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर बनी है, ठीक है जी। और इस ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर के बाद ठीक है जी, इस जो है इस ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर के साथ अब यहां तक ये रोमेनिया, बल्गारिया, ये बोस्निया तक पहले थी। अब देखो थोड़ी सी हजम करो बात, ग्रीस, बोस्निया, सर्बिया, ये यहां तक किसकी हुकूमत थी, यहां तक थी ओटोमान अंपायर की हुकूमत। और ओटोमान अंपायर किधर है जी, ओटोमान अंपायर ये रही, ये लो जी, ये ओटोमान अंपायर। ये लो जी ओटोमान अंपायर, ये ओटोमान अंपायर बन गई भाई। ये ओटोमान अंपायर का कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ये जी ओटोमान अंपायर, ये यहां तक फैली हुई थी ओटोमान अंपायर। उसके बाद ये रीजन जो है ना, ये रीजन आजाद होना शुरू हो गए और 1870 तक ये बोस्निया भी आजाद हो गया। सबसे पहले ग्रीस आजाद हुआ 1830 में, 1830 में जब हुआ लंदन कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये सारे रीजन ऐसा ऐसा आजाद होना शुरू हो गए। और बाद में जो है, अब रोला क्या है, रोला ये है, ये जो ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर है ना, ये मल्टी कल्चरल अंपायर है। ये कौन सी अंपायर है, ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर मल्टी कल्चरल अंपायर है। क्या मतलब, यानी इस अंपायर में एक से ज्यादा जबानें बोलने वाले लोग हैं। और अभी इसमें ये सर्बिया, बल्गारिया, रोमेनिया, मैसिडोनिया, ये अल्बानिया, और ये जी वो मैसिडोनिया, ये सॉरी कोसोवो, ये तो कोसोवो, और ये मैसिडोनिया, ठीक है जी। मैसिडोनिया, अल्बानिया, सर्बिया, और ये जो है ना आपका क्रोशिया, ये अभी कहने का मकसद है ये ओटोमान अंपायर से अलहदा हुए हैं, अब यहां पर बैठे हैं। और ये कौन से लोग हैं, ये सारे के सारे लोग हैं स्लाविक लोग। इनकी कौन सी लैंग्वेज है, ये स्लाविक पीपल है। किस तरह के लोग हैं, जो अगर मैं बात करूं, यहां से आपका अगर रशिया शुरू होता है, ये जो रशिया है, रशिया से मिलते जुलते लोग हैं। भाईजान ये जो लोग हैं रशिया से मिलते जुलते लोग हैं। अब रशिया और ऑस्ट्रिया के दरमियान, क्योंकि ये ओटोमान अंपायर से अभी अभी आजाद हुए हैं, अब रशिया चाहता है कि ये जो है ना उसके साथ जो है ना ये मिल जाए, ये वाला रीजन उसके साथ मिल जाए। और ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर कहता है, क्योंकि ऑस्ट्रियन हंगेरियन अंपायर के अंदर भी जो है वो जर्मनी बोलने वाले लोग हैं, वो चाहता है कि ये सारे के सारे जो है ये स्लाविक लोग हमारे साथ मिल जाए। समझ आ रही है। नहीं नहीं, ये असल में ना ये किसी चवल ने, जियोलॉजिस्ट ने चवल मारी है। अगर देखा जाए ना तो ये आपकी उस्मान भाई, ये जो आपकी वो जो आप कह रहे हो ना बाल्कन माउंटेन, वो इधर से गुजरती है बाल्कन माउंटेन, सिर्फ और सिर्फ बल्गारिया के सेंटर से। तो बस इसको लेकिन कहते हैं कि ये बोस्निया तक जो है ना, बोस्निया तक बाल्कन पेनिनसुला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बाल्कन पेनिनसुला। लेकिन अगर हम बाल्कन माउंटेन्स को देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो सदर्न आल्प्स है, आल्प रेंज जो, जिसकी माउंट ब्लांक जो है सबसे बड़ी चोटी है, अगर हम वो देखें तो वो वहां पर है। ठीक है ना, समझ आ रही है, उस बात को आप छोड़े।
2 बाल्कन वॉर बिल्कुल हुई हैं। अभी जरा हम उसी बाल्कन वॉर पर भी आएंगे, लेकिन अब हम रशिया और इसकी थोड़ी सी राइवलरी देख लें। ये राइवलरियां कैसे जनरेट हो रही हैं, जो कि बाद में वजह बनेगी वर्ल्ड वॉर 1 की। यानी हमने देखा कि कैसे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो सेंट्रल यूरोप की जो है रियासतें हैं उनको एक कौम में डाल दिया और एक जर्मन एम्पायर कायम हो गई। और हमने देखा कि एक ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर कायम हो गई। और अब ये जो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर है, ये जो उस्मान एम्पायर से अभी इलाके आजाद हुए हैं, ये चाहती है कि ये इलाके इसके साथ मिल जाए, लेकिन रशिया चाहता है ये इलाके इसके साथ मिल जाए, और ये इलाके चाहते हैं कि ये इलाके जो है आजाद हो जाए। 3 बातें। ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर एक मल्टी एथनिक एम्पायर है। इसके अंदर जो है बहुत सारी कौमियत है। अब इसके अंदर जो ये स्लाविक कौमियत के लोग हैं ये भी पाए जाते हैं। तो ये कहती है कि जी ये जो अभी न्यूली आजाद हुआ है रीजन, इसको ऑस्ट्रिया के साथ मिल जाना चाहिए। अब रशिया कहता है ये तो हमारी नस्ल के कौम के लोग हैं, ये तो हमारे साथ आने चाहिए, ये तो इनको तो हम सपोर्ट करते हैं, इनके साथ तो ये हम इनके साथ जो बात करेंगे वो बात होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर रशिया का और जो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर है इसका एक डिस्प्यूट बनता है, रशिया का और इसका। अब ये डिस्प्यूट जो है, अब ये आपस में भी इन जो नई आजाद होने वाली रियासतें हैं इनका आपस में भी बनेगा, और फिर वो जो रियासतें आपस में लड़ेंगी, पहले ये सारी की सारी रियासतें मिलकर लड़ेंगी फर्स्ट बाल्कन वार, किसके खिलाफ? ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। फिर 1912 में फिर सेकंड बाल्कन वॉर लड़ेंगे ये ऑटोमन एम्पायर, सर्बिया और ग्रीस, और ये सारे मिलकर लड़ेंगे किससे? बल्गारिया से। पहले ये लड़ेंगी एम्पायर्स सारी मिलकर ऑटोमन एम्पायर से, उसे कहते हैं फर्स्ट बाल्कन वॉर। और फिर ये सारे के सारे नीचे वाले कंट्रीज मिलकर किससे लड़ेंगे? बल्गारिया से। ये कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, ये कल पढ़ाएंगे, ठीक है? आज नहीं, वैसे हल्का सा बता रहा हूँ, टच दे रहा हूँ, ठीक है? टच दे रहा हूँ अभी थोड़ा सा, यानी समझ लो कि होने में क्या वाला है। एक तो अभी इंपायर्स कायम कर दिए हमने, जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गई है, और इटली की यूनिफिकेशन भी 1871 में हुई है। इटालियन यूनिफिकेशन इन 1871, ये भी 1871 में हुई है, और ये भी वियना कन्वेंशन के तहत हुई है। और इसमें जो है आपके कौन से जी वो हैं, इसमें है वो आपके इमैनुअल इमैनुअल फर्स्ट, ठीक है जी, इमैनुअल फर्स्ट और उम्बर्टो फर्स्ट और इमैनुअल सेकंड और उम्बर्टो सेकंड, ये 4 बंदे, इमैनुअल फर्स्ट, इमैनुअल सेकंड, उम्बर्टो फर्स्ट, उम्बर्टो सेकंड, बस ये 4 लोगों का टोटल किरदार है जी इटालियन यूनिफिकेशन के ऊपर। ये पूरा का पूरा इटली का पेनिनसुला इकट्ठा हो जाता है, वरना तो ये जो है सिसिलिया अलहदा थी, सार्डिना अलहदा थी, ठीक है जी, ये अलहदा अलहदा, लोम्बार्ड अलहदा थी, ठीक है जी, लोम्बार्ड अलहदा थी, नेपल्स अलहदा थी, हर चीज अलग अलग थी। इन सबको इकट्ठा करने में ये 4 लोगों का किरदार है, और इमैनुअल फर्स्ट ने इसको बाद इकट्ठा कर दिया। फिर आगे हम इसको देखेंगे, और कैसे फिर इसमें बेंटिनो मोसेलिनी आते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी के लिए हमारा सिर्फ और सिर्फ आज हमने ये पढ़ा है कि यूरोप के अंदर एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किरदार अदा किया, और किस तरीके से जो है ये बाहर वाली जो रियासतें हैं, ये बाहर वाली जो रियासतें हैं, ये क्यों आज हमें पता चला कि ये इन्होंने क्यों इतना प्रोग्रेस किया? क्योंकि इनके पास कोस्ट लाइन थी, क्योंकि इनके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, क्यों उनके पास जो है बहुत ज्यादा जो है मौके थे। तो अंदर वाली रियासतों ने क्यों नहीं तरक्की की? तो फिर यही वजह बनेगी इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट की, और यही आपस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनेगी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। डन हो गया? बस इतनी सी बात है, ज्यादा नहीं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट। लास्ट लाइन 48 पे कहा था, 53 हो गए हैं। अब लास्ट लाइन कौन सी थी?
लास्ट लाइन कौन सी थी अबू बकर? अच्छा मैंने कर दिया, चलो चलो बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा समझ आ गई ना मेरी बात की, बस हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, बाकी हमारे सवाल तो आपको पता है हम कोई छोड़ते ही नहीं है, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सवाल हैं वो भी हम सारे कर लेंगे। और लेकिन हम एक और बड़ा मजेदार काम ये कर रहे हैं, एक तो हम नक्शे सीखी जा रहे हैं सारे के सारे कि नक्शों में, और नक्शों की अहमियतें हमें पता चलती जा रही हैं, और साथ के साथ हमें ये पता चलता है कि यार ये तो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी हमने 13.8 बिलियन से शुरू करके हर चीज को जोड़ी जा रहे हैं हम, वहीं से हम सारी चीजें निकाल रहे हैं, और फिर ये सारे मुल्क बन जाएंगे। और फिर ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अभी देखना कितने ममालिक और बनेंगे। ये अभी जो है ना, देखो ये पूरा का पूरा रीजन जर्मन अंपायर, ये पूरा का पूरा रीजन कौन सा है जी, ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर, और ये पूरा का पूरा रीजन कौन सा था, ओटोमन अंपायर। अब ये कैसे जो है टूटेंगे और कैसे ये आपस में लड़ेंगे, और मैंने दो बातें की थी, दो अलायंसेस, बस ये याद रखना, लास्ट बात, इसके बाद कोई बात नहीं करूंगा, बस ये लास्ट बात, ट्रिपल एंटेने और ट्रिपल अलायंस, बस। ट्रिपल एंटेने मैंने इसलिए लिखा है ट्रिपल एंटेने कि ये ट्रिपल एंटेने जो है ये फ्रेंच टर्म है, और इसका मतलब इसमें फ्रांस होगा, याद रखने के लिए, फ्रांस, यूके और रशिया, ट्रिपल एंटेने, फ्रांस, यूके और रशिया, बस इतनी सी बात। और ये ट्रिपल अलायंस जो है ये थोड़ा सा याद रख लेना, ताकि ट्रिपल अलायंस में सेंट्रल यूरोप के तीनों, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, चेक करो, जहां पर तरक्की ज्यादा हुई, साथ वाले लोगों ने कहा हैं ये क्या, ये आगे निकल जाए, उनके खिलाफ ये लड़ना शुरू हो जाएंगे। सेंट्रल यूरोप इस यूरोप के खिलाफ क्या होना शुरू हो जाएगा, लड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक जो रीजन होगा रशिया, वो इधर से एडवांटेज लेकर इस सेंट्रल रीजन को सैंडविच करेगा, इस वजह से सेंट्रल रीजन हार जाएगा। बेसिक बात है, बस इतनी सी बात है भाईजान। ओके, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल सवाल? ये सवाल है? चलो जी, इसका मतलब कोई सवाल नहीं है। वो नहीं, कोई नसरुल्लाह लिख रहा है, डन हो गया। अयूब भाई को, ये अयूब भाई को बाद में बताना, ठीक है ठीक है, ओके भाईजान, ठीक है भाईजान, ओके सर, अल्लाह हाफिज।